हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना 5वां और पूरक बजट पेश किया। सरकार ने जो बजट पेश किया है, इसमें बताया गया कि ये बजट किसानों के लिए खासा लाभदायक है। शिक्षार्थियों के लिए उन्होंने बताया कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के तमाम मंडल हैं उसमें विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और बहुत सारी बातें युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए, एमएसएमई उद्यमियों के लिए तमाम इस बजट में काफ़ी योजनाएं हैं, ऐसा वित्त मंत्री ने बताया बजट पेश करते समय। लेकिन इस बजट को लेकर के विपक्ष ने भी निशाना साधा है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह साफ तौर पे कहा कि यह बजट पूरी तरह से निराश करने वाला है और उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट युवाओं, किसानों और व्यवसायियों सबके साथ छलावा करने वाला है। इस मुद्दे पर हमारे साथ आज बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ब्रजेश मिश्र सौरभ जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर में प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है उसकी हकीकत क्या है और जो विपक्ष इन पर आरोप लगा रहा है इस सरकार पर और इसके बजट पर, इसके बारे में इनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, वित्त मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने ये बातें कही कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, एमएसएमई उद्यमियों के लिए, सबके लिए बजट खासा लाभदायक है। लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर जो सवाल उठाए हैं, खासकर अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनका ये कहना है कि पूरी तरह से ये बजट निराश करने वाला है और लोगों के साथ छलावा किया गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि निराश करने वाला बजट है और मैं भी सहमत हूँ कि ये बजट हमारे प्रदेश के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यवसायियों के लिए, अन्य वर्ग के लोगों के लिए तो ये एक संबल और अच्छा अवसर प्रदान करने वाला बजट है। लेकिन अगर विपक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित तौर पर उनके लिए निराश करने वाला बजट है। और अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि निराश करने वाला बजट है, इसका मतलब कि उन लोगों की निराशा, यानी विपक्ष की निराशा कम नहीं हो रही है और आने वाले समय में भी वो लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, इसलिए निराश करने वाला बजट हो सकता है। अखिलेश यादव की बात अगर की जाए तो अखिलेश यादव ने बजट पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस बजट पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कहा गया था कि बेरोजगारी दूर की जाएगी, 4 साल बीतने को हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारी दूर करने के मामले में पूरी तरह से फेल रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और सरकार पर निशाना साधा। मायावती के इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, बहन जी भी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने भी प्रदेश का नेतृत्व किया है और याद किया जाए कि आखिर अपने कार्यकाल में उन्होंने कितना रोजगार खड़ा किया था और उनके द्वारा दिए गए रोजगार या उनके द्वारा रोजगार पाए नौजवानों की संख्या कितनी है। जब व्यक्ति सत्ता में नहीं होता है तो उसको बैठे बैठे कोई ना कोई बयान देना रहता है, इसलिए उन्होंने खाना पूर्ति की है। सच्चाई वो भी जानती हैं कि जितना 4 रिजीम में वो नहीं दे पाई हैं, वो उसको 4 साल में योगी सरकार ने दिया है। चाहे युवाओं के लिए अवसर हो, चाहे उद्योगपतियों के लिए एमएसएमई के माध्यम से नवान्वेषी रोजगार के लिए, चाहे आवास की बात हो, चाहे गैस की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। प्रदेश के कोने कोने में विश्वविद्यालय, चिकित्सा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या अन्य बड़े संस्थान खोले जा रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। आखिर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगारों को क्रिएट करने के मामले में अगर बराबरी करें तो 4 रिजीम माननीय मुलायम सिंह जी की, 1 रिजीम अखिलेश जी की और 4 रिजीम मायावती जी की, ये 9 मिला लिया जाए तब भी वर्तमान सरकार के 4 साल के बराबर भी वो लोग नहीं टिकते हैं। और उनका आलोचना करना उनका धर्म है। विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के दल हैं, अगर वो आलोचना नहीं करेंगे, कमी नहीं खोजेंगे तो आखिर फिर सत्ताधारी दल के अंग नहीं बन जाएंगे। इसलिए वो सत्ताधारी दल के अंग ना घोषित हो जाएं, इस डर से आलोचना कर रहे हैं बजट की। बाकी अंदर से, मन से वो भी प्रसन्न हैं। बात करें हम अगर प्रियंका गांधी और कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस बजट पर निशाना साधा, चाहे वो प्रमोद तिवारी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू हों। अजय लल्लू ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रदेश सरकार ने 4 लाख रोजगार देने की बात करी थी, लेकिन 4000 भी रोजगार की वो लिस्ट दे दें जो सही लोगों को रोजगार मिला है। कांग्रेस ने भी इस बजट पर काफ़ी निशाना साधा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अब बैठे बैठे अगर तालाब में मछली नहीं फंस रही है, कटिया लगाकर बैठा हुआ आदमी ऊँघ रहा है, तो लल्लू जी उसके लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण हैं। और यथा नामे तथा गुणे, नाम भी लल्लू है और
उनकी बातें भी उनके जैसे ही हैं, जैसे उनके नेतृत्व का नाम यथा नामे तथा गुणे है, वैसे वो भी। आखिर 4000 रोजगार की बात क्यों करते हैं? क्या वो अपने पार्टी के पूरे समर्थकों की टोटल संख्या जनता को बता रहे हैं 4000? इसका मतलब है कि वो ये जानते हैं कि पूरे प्रदेश में उनके पास 4000 का जनाधार है, वो उसी को लेकर के वो बजट से जोड़ देते हैं। ये लल्लू जी को समझना चाहिए कि उनको पहले पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी का ढांचा खड़ा करें, फिर रोजगार और बेरोजगारी की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, एक सवाल आपसे और करेंगे, बजट के अलावा हम बात करते हैं। प्रियंका गांधी के मन में इस समय धर्म के प्रति एक प्रेम उमड़ा है, चाहे वो काशी की यात्रा रही हो, चाहे प्रयागराज में संगम स्नान रहा हो, अपनी बेटी मीराया के साथ उन्होंने संगम में डुबकी लगाई थी, और उसके बाद वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने माथा टेका। तो क्या मानते हैं आप कि वो बीजेपी के पैटर्न में चलना शुरू हो गई हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि हर साल मौसम के अनुसार प्रियंका जी और उनकी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इन लोगों की श्रद्धा वर्षों के अनुसार बदलती है। वार्षिक श्रद्धा इनकी चलती है। कभी ये किसी मज़ार पर चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं, कभी गंगा जी में डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं, कभी दत्तात्रेय मंदिर में दर्शन करने निकल जाते हैं, कभी कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके घूमने लगते हैं। तो इनका ये वार्षिक योजना होती है, एक साल का एजेंडा तय होता है कि कब किस समय उनको धर्म की चादर ओढ़नी है। तो प्रियंका जी भी उसी एजेंडे के तहत वहाँ पर आकर के गंगा जी में डुबकी लगा ली। अब भाई, डुबकी लगाने से अगर उनके पाप कट जाते हैं, उनकी पार्टी और उनके नेताओं को जनाधार वापस मिल जाता है, तो मैं तो कहता हूँ कि वो वहाँ पर एक कुटिया बना लें और सीधे वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम लेकर के वहीं पर कल्पवासी की तरह रहें। शायद इस देश की जनता उनके प्रति कहीं ना कहीं भाव पैदा हो जाए कि वो सही में, ये कन्फ्यूजन जो लोगों में रहता है कि गांधी परिवार हिंदू है कि मुसलमान है या ईसाई है, अभी लोगों को ये भ्रम ही है कि तीनों में से क्या हैं। तो वो कन्फर्म हो जाएगा कि इसका मतलब है कि वाकई वो हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म के तीर्थों में उनकी आस्था गहरी है। एक अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे जो सीधा जनता के सरोकार से जुड़ा है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में। विपक्ष ने निशाना साधा है, आपने अभी कहा कि विपक्ष का काम ही निशाना साधना है, आपकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, कहीं ना कहीं जनता की जो सुविधाएँ हैं, जनता की जो सरोकार हैं, वो प्रभावित हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? आपका ये प्रश्न सही भी हो सकता है, लेकिन आप हमको बताइए, आप पत्रकार हैं, आपका जन्म अगर आज से 30 साल 35 साल पहले हुआ, तो जब आप जन्म आपका हुआ था तब आप छोटे थे, आज बड़े होकर के इतने बड़े हो गए। बढ़ना यानी क्रम है। इसी तरीके से जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं तो वेतन बढ़ोतरी की बात करना, उसके लिए धरना प्रदर्शन करना, संगठनों के माध्यम से बंद करना, ये सारी चीज़ें करते हैं, वेतन बढ़ाते हैं। लेकिन वेतन बढ़ाने के साथ साथ हमारी दैनिक उपभोग की जो चीज़ें होती हैं, अगर उनका दाम बढ़ता है तो इसमें बुराई क्यों? आखिर तेल, पेट्रोल, डीजल ये कोई घर में पैदा होने वाली चीज़ नहीं है, तो विदेशों से लाया जाता है, ला करके फिर जनता के बीच दिया जाता है। तो आखिर इस पर इतनी हाय तौबा क्यों? क्या आप भूल जाते हैं जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी के आने से पहले, तो 85 रुपये लीटर पेट्रोल तो उस टाइम भी बिक रहा था। और अगर 6-7 सालों में 85 रुपये पर ही फिर पेट्रोल आज टिका हुआ है, तो ये तो बधाई दी जानी चाहिए मोदी जी और उनकी सरकार को कि 2014 में जो रेट कांग्रेस की सरकार में था, आज भी हमने 6-7 वर्षों के बाद भी उसी पर मेंटेन कर रखा है। ये तो बधाई का पात्र माना जाना चाहिए मोदी जी को और उनकी सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे भाजपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ब्रजेश मिश्र सौरभ जी, जिन्होंने बताया कि बजट पर जो विपक्ष ने निशाना साधा, जो विपक्ष हमलावर हुई है, उसको लेकर के उन्होंने तमाम बातें हमसे शेयर किया। पेट्रोल डीजल के मूल्य पर भी उन्होंने अपने पार्टी का, सरकार का पक्ष रखा। और हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत, एक नए राजनीतिक चेहरे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।